नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करते हैं। सोचिए, सिर्फ 50 साल के अंदर दुनिया कितनी बदल सकती है। हम 20वीं सदी की शुरुआत में झांकेंगे और देखेंगे कि कैसे इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के दौर से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के दौर तक आते-आते समाज, सोच और साहित्य सब कुछ पूरी तरह से पलट गया। बिल्कुल, ये एक ऐसा दौर था जहां तरक्की और पतन आप कह सकते हैं साथ साथ चल रहे थे। हाँ, और इसी विरोधाभास को समझने के लिए हमने एसी वॉर्ड की किताब 20th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर प्रोग्रेस एंड रिलैप्स के कुछ हिस्सों को खंगाला है। हमारी कोशिश ये समझने की है कि वो कौन सी ताकतें थीं जिन्होंने एक पूरी पीढ़ी की सोच बदल दी। तो चलिए शुरू करते हैं उस चीज से जिसने शायद सबसे बड़ा बदलाव लाया, टेक्नोलॉजी। 20वीं सदी की शुरुआत एक वैज्ञानिक क्रांति थी, लेकिन जैसा कि सोर्स बताता है, ये एक दो-धारी तलवार थी। बहुत सही कहा आपने। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है इंटरनल कंबशन इंजन। देखिए, इसी एक आविष्कार ने हवाई जहाज बनाए और इन्हीं हवाई जहाजों ने 2 विश्व युद्धों में ऐसी तबाही मचाई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन इसी इंजन का दूसरा रूप था मोटर कार, और उसने समाज पर बिल्कुल अलग असर डाला। अच्छा, किस तरह का असर? यातायात आसान हो गया, ये तो जाहिर है। यातायात से कहीं ज्यादा। मोटर कार ने लाखों लोगों को, खासकर युवाओं को, एक ऐसी आजादी दी जो पहले कभी मुमकिन नहीं थी। अचानक से वे अपने छोटे शहरों, अपने घरों और सबसे बढ़कर अपने माता पिता के कड़े नियंत्रण से दूर जाने में सक्षम हो गए। ये सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं था, ये पुरानी पीढ़ी के प्रभाव से शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से दूर जाना था। समझ गई। और यहीं से युवाओं के विद्रोह की नींव पड़ी, जिसके बारे में हम आज भी सुनते हैं। सोर्स में हिटलर यूथ का भी जिक्र है, जो दिखाता है कि युवाओं को एक साथ लाना और उन्हें किसी विचारधारा के लिए संगठित करना कितना आसान हो गया था। लेकिन इंग्लैंड के लिए ये एक बिल्कुल नई बात थी, है ना? बिल्कुल नहीं। ब्रिटेन में परंपरा ये थी कि छात्रों का काम है पढ़ाई करना, आंदोलन या राजनीति करना नहीं। लेकिन अब युवाओं की एक नई पीढ़ी थी जो पुरानी हर बात पर सवाल उठा रही थी। और ये विद्रोह सिर्फ सड़कों पर नहीं था, ये तो विचारों में था, साहित्य में था, कला में था। उन्होंने पूरे विक्टोरियन युग को देखा और कहा, ये सब सुस्त है, पाखंडी है और उबाऊ है। जब मैं विक्टोरियन युग के बारे में सोचती हूँ तो मेरे दिमाग में अनुशासन, सख्त नैतिकता, हर चीज का अपनी जगह पे होना, एक तरह की अटूट निश्चितता का ख्याल आता है। क्या यही थी विक्टोरियन सोच, या ये सिर्फ एक सतही समझ है? नहीं, आपकी समझ काफी हद तक सही है। विक्टोरियन मानसिकता का मूल ही यही था, सत्ता और विशेषज्ञता को बिना सवाल किए स्वीकार करना। चाहे वो चर्च का पादरी हो, सरकार का मंत्री हो या घर का मुखिया, उनकी आदत सवाल करने की नहीं थी, बल्कि मानने और पुष्टि करने की थी। उन्हें लगता था कि उनके बनाए संस्थान, उनका घर, उनका संविधान, उनका साम्राज्य, उनका ईसाई धर्म, ये सब पत्थर की लकीर हैं जो हमेशा ऐसे ही रहेंगे। और 20वीं सदी के लेखकों ने इसी पत्थर की लकीर को तोड़ने का काम किया। मुझे एच.जी. वेल्स की बात याद आती है। जैसा सोर्स में बताया गया है, उन्होंने चीज़ों के प्रवाह की बात की। दुनिया कोई बना बनाया स्थायी घर नहीं है, बल्कि एक ऐसी जगह है जहाँ लगातार घर बन रहा है, बिगड़ रहा है और फिर से बन रहा है। ये सोच ही अपने आप में क्रांतिकारी थी। और इस क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हाँ, शॉ का तो मूल मंत्र ही था, सवाल करो, हर चीज पर सवाल करो, जांचो, परखो। उन्होंने सिर्फ धर्म के पुराने अंधविश्वासों पर ही हमला नहीं किया, बल्कि विज्ञान के नए अंधविश्वासों पर भी सवाल उठाए। हाँ। उनका मानना था कि कोई भी सिद्धांत, चाहे वो कितना भी वैज्ञानिक क्यों ना लगे, तब तक एक अंधविश्वास ही है जब तक आप उसे खुद जांच और परख नहीं लेते। शॉ तो अपनी बातों से लोगों को हिलाकर रख देते होंगे। उनके नाटक मेजर बाबरा का एक संवाद है जो इस पूरी भावना को पकड़ता है। दुनिया अपनी पुरानी स्टीम इंजन और डायनामो तो फेंक देती है, लेकिन अपने पुराने पूर्वाग्रहों, अपनी पुरानी नैतिकता और अपने पुराने धर्मों को नहीं फेंकती। वाह! ये सुनकर कुछ लोगों को तो लगा होगा कि किसी ने कमरे की सारी खिड़कियां खोल दी हैं। और दूसरों को लगा होगा कि उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई है। बिल्कुल। और इसी वैचारिक खींचतान के बीच लेखकों के 2 बड़े गुट सामने आए, जिनकी सोच एक दूसरे से काफी अलग थी। पहला था फेबियन सोसाइटी। उनका मानना था कला जीवन के लिए है, आर्ट फॉर लाइफ सेक। उनके लिए साहित्य सिर्फ मनोरंजन
या सौंदर्य की चीज नहीं थी, वो एक हथियार था सही। जिसका इस्तेमाल समाजवादी विचारों को फैलाने और समाज में सुधार लाने के लिए किया जाना चाहिए। वे अपनी कहानियों और नाटकों से गरीबी, असमानता और अन्याय पर चोट करना चाहते थे। तो एक तरफ ये लेखक थे जो साहित्य को समाज सुधार का एक हथियार मानते थे, लेकिन क्या उस दौर के सभी बड़े लेखक ऐसा ही सोचते थे, या कुछ ऐसे भी थे जो कला को इन सब चीजों से आजाद रखना चाहते थे? बिल्कुल थे, और यही दूसरा गुट था, ब्लूम्सबेरी ग्रुप। इसमें वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर और अर्थशास्त्री J.M. कीन्स जैसे बौद्धिक दिग्गज शामिल थे। उनकी सोच फेबियन से बिल्कुल उलट थी। वे कला कला के लिए है, आर्ट फॉर आर्ट सेक के सिद्धांत में विश्वास रखते थे। मतलब उनका मानना था कि कला का मकसद समाज सुधार नहीं, बल्कि खुद कला ही है। हाँ, उनका मानना था कि कला को राजनीतिक नारों और सामाजिक सुधार के बोझ से मुक्त होना चाहिए। वो बौद्धिक रूप से बहुत ऊंचे दर्जे के लोग थे, लेकिन साथ ही वे अच्छे व्यवहार और शिष्टाचार को भी बहुत महत्व देते थे। दिलचस्प बात यह है कि इसी ग्रुप के J.M. कीन्स ने राजनीति पर सबसे ज्यादा असर डाला। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्होंने द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द पीस नाम की किताब लिखी। हाँ, मैंने इसके बारे में पढ़ा है। उन्होंने वर्साई की संधि की धज्जियां उड़ा दी थीं, जिसमें जर्मनी पर युद्ध का सारा दोष मढ़ दिया गया था। बिल्कुल। उन्होंने तर्क दिया कि जर्मनी पर इतनी कठोर शर्तें थोपना न सिर्फ अन्यायपूर्ण है, बल्कि ये यूरोप को एक और युद्ध की ओर धकेल देगा। कई इतिहासकार मानते हैं कि कीन्स की इस किताब ने जर्मनी में ये भावना पैदा करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और इसने कहीं ना कहीं हिटलर के उदय के लिए जमीन तैयार की। उसी के एक सदस्य ने 20वीं सदी की राजनीति को सबसे ज्यादा प्रभावित किया। ये तो कमाल की बात है, लेकिन साहित्य की दुनिया में एक और बड़ा मोड़ आने वाला था जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1922 दो बड़ी किताबें आईं, जेम्स जॉयस की यूलिसीज और T.S. एलियट की कविता द वेस्टलैंड। सोर्स कहता है कि यहाँ से साहित्य आम लोगों की पहुंच से बहुत दूर चला गया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। यहाँ से साहित्य में एक बौद्धिक अभिजात्यवाद का दौर शुरू हुआ। ये नए लेखक और आलोचक सामान्य बुद्धि और आम पाठक का मजाक उड़ाते थे। उनका मानना था कि सच्चा और महान साहित्य तो बस मुट्ठी भर पढ़े लिखे सुसंस्कृत लोगों के लिए ही होता है और होना भी चाहिए। T.S. एलियट ने तो यहाँ तक लिखा कि जो लोग कहते हैं कि साहित्य और जीवन में कोई टकराव नहीं होना चाहिए, वे असल में आधे पढ़े लिखे लोगों के आत्मसंतुष्टि को बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन यूलिसिस जैसी किताबें इतनी मुश्किल क्यों थीं? क्या उनकी भाषा बहुत कठिन थी या विषय बहुत अजीब थे? दोनों। यूलिसिस जैसी किताबों ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी चेतना के प्रवाह जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया। इसका मतलब है कि लेखक किरदार के दिमाग में चल रहे विचारों, यादों और भावनाओं को बिना किसी क्रम के जैसा का तैसा पन्ने पर उतार देता था। अब आप सोचिए, हमारे दिमाग में तो एक सेकंड में 10 चीजें आती हैं जिनका आपस में कोई सिर पैर नहीं होता। अच्छा, तो ऐसी किताब पढ़ना आम पाठक के लिए लगभग नामुमकिन था। तो मतलब ये हुआ कि साहित्य अब कोई कहानी नहीं सुना रहा था, बल्कि एक दिमागी कसरत बन गया था। और इसी बौद्धिक अभिजात्यवाद से जुड़ा एक बड़ा मजेदार किस्सा भी है ना? हाँ, ये किस्सा दिखाता है कि ये बौद्धिक आलोचना कितनी हास्यास्पद हो सकती थी। एक बहुत माने हुए आलोचक थे प्रोफेसर विलियम एम्सन। उन्होंने T.S. एलियट की एक कविता का बहुत लंबा चौड़ा गहरा विश्लेषण लिखा। उन्होंने एक लाइन के मतलब के कई स्तर खोज निकाले और उस पर अपनी पूरी थ्योरी बना दी। और फिर क्या हुआ? बाद में पता चला कि जिस लाइन का उन्होंने इतना गहरा विश्लेषण किया था, वो असल में एक प्रिंटिंग की गलती थी। सच में? हाँ, एक कॉमा गलत जगह लग गया था जिससे वाक्य का मतलब बदल गया था और प्रोफेसर एम्सन ने उसी गलत मतलब को कविता का असली जीनियस मान लिया था। अरे वाह! जब एलियट को यह बताया गया तो वो बहुत हंसे। ये दिखाता है कि चीजें कितनी जटिल और कभी-कभी बेमतलब हो गई थीं। ये तो सच में मजेदार है। तो हमने देखा कि कैसे पुरानी निश्चितताएं टूटी, कैसे साहित्य आम आदमी से दूर हो गया, और फिर आया दूसरा विश्व युद्ध जिसने सब कुछ फिर से बदल दिया। युद्ध के बाद एक नई अवधारणा आई, वेलफेयर स्टेट यानी कल्याणकारी राज्य। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सामाजिक प्रयोग था। सरकार ने तय किया कि वह अपने हर नागरिक की देखभाल करेगी, जन्म से लेकर मृत्यु तक। सबको मुफ्त स्वास्थ्य सेवा, मुफ्त शिक्षा, बेरोजगारी भत्ता और सामाजिक सुरक्षा दी गई। सोचा ये गया था कि जब लोगों के जीवन से आर्थिक असुरक्षा और तनाव खत्म हो जाएगा तो एक खुशहाल और संतुष्ट समाज बनेगा। लेकिन हुआ ठीक इसका उल्टा। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। यानी लोगों को
जब रोटी, कपड़ा और मकान की चिंता से आज़ादी मिली बिल्कुल। तो वे ज्यादा खुश होने के बजाय ज्यादा बेचैन और असंतुष्ट हो गए। ऐसा क्यों हुआ? क्या लोगों को जीने के लिए किसी संघर्ष की जरूरत होती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसा लगा जैसे भौतिक जरूरतें पूरी होने के बाद एक आध्यात्मिक खालीपन पैदा हो गया। जब जीने के लिए संघर्ष ही नहीं रहा तो जीवन का मकसद ही खो गया, और इसके नतीजे चौंकाने वाले थे। अपराध और वेश्यावृत्ति, जिन्हें हमेशा गरीबी से जोड़ा जाता था, वे कम होने के बजाय पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गए थे। समाज में एक अजीब सी उदासी और बोरियत फैल गई। और इसी खालीपन को भरने के लिए एक नई चीज आई, उपभोक्तावाद। कीपिंग अप विद द जोन्सेस वाली बात, यानी अपने पड़ोसियों से बेहतर दिखने की होड़। बिल्कुल। अब जीवन का मकसद बन गया नई कार खरीदना, बड़ा टीवी लाना, बेहतर फ्रिज लेना, और इस आग में घी डालने का काम किया विज्ञापन उद्योग ने। विज्ञापनों का मकसद अब उत्पाद की गुणवत्ता बताना नहीं रहा, उनका मकसद था लोगों की दबी हुई इच्छाओं और असुरक्षाओं को जगाना। बियर के विज्ञापन में दोस्ती और भाईचारा बेचा जाने लगा। चॉकलेट के विज्ञापन में प्यार और रोमांस। मतलब विज्ञापन अब सामान नहीं बेच रहे थे, वे एक भावनात्मक प्रतिक्रिया, एक सपना बेच रहे थे। सही कहा। और इसी बेचैन, भौतिकवादी और दिशाहीन समाज से 1950 के दशक के एंटी हीरो पैदा हुए। ये वो किरदार थे जो पारंपरिक हीरो की तरह महान, आदर्शवादी या साहसी नहीं थे। वे तो सत्ता, शिष्टाचार और हर तरह के दिखावे का मजाक उड़ाते थे, जैसे किंग्सले एमिस के उपन्यास लकी जिम का नायक। सही। ये एंटी हीरो उस पीढ़ी की आवाज बन गया जो किसी भी चीज को गंभीरता से नहीं लेती थी। और फिर युवाओं का विद्रोह एक नए और ज्यादा आक्रामक रूप में सामने आया जब अमेरिका से बीटनिक संस्कृति ब्रिटेन पहुंची। बीटनिक के शब्द तो सुना है, पर ये लोग थे कौन? जैक केरुएक और एलन गिन्सबर्ग जैसे नामों से जुड़े हैं ये। हाँ, ये अमेरिका में युद्ध के बाद की पीढ़ी के विद्रोही थे। ये लोग समाज की हर सम्मानजनक बात को नकारते थे। अच्छी नौकरी, साफ सुथरे कपड़े, घर, परिवार, देशभक्ति, सब कुछ। वे समाज से पूरी तरह कटकर बेतरतीब जिंदगी जीना चाहते थे। ड्रग्स, सेक्स, जैज संगीत और पूर्वी दर्शन का एक अजीब सा मिश्रण उनकी जिंदगी का केंद्र था। लेकिन सोर्स में एक बड़ी दिलचस्प विडंबना का जिक्र है। वो जिस समाज से इतनी नफरत करते थे, उसी पर पूरी तरह निर्भर थे। और यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। वे व्यवस्था को गालियां देते थे, लेकिन सड़क पर उसी व्यवस्था की बनाई कार से लिफ्ट मांगते थे। वे पूंजीवाद को कोसते थे, लेकिन खाना और पीना उसी समाज के रहमो करम पर थे। उनके मैले, फटे हुए कपड़े और अस्त-व्यस्त जीवन शैली को अक्सर उनके अस्त-व्यस्त और उलझे हुए दिमाग का प्रतीक माना जाता था। वे विद्रोह तो करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई समाधान नहीं था, सिर्फ इनकार था। तो अगर हम इस पूरी कहानी को समेटें, हमने विक्टोरियन युग की ठोस निश्चितताओं के ढहने से शुरुआत की, फिर 2 विश्व युद्धों की तबाही देखी और युद्ध के बाद की दुनिया की बेचैनी और खालीपन तक पहुंचे। ये एक ऐसी सदी की कहानी है जिसने वैज्ञानिक और भौतिक तरक्की तो बहुत की, लेकिन लगता है अपनी सामाजिक और नैतिक जमीन खो दी। आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। ये प्रगति और पतन की एक असाधारण कहानी है। एक तरफ इंसान को भौतिक सुख सुविधाएं मिली, बीमारियां दूर हुईं, जीवन आसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता के प्रति तिरस्कार बढ़ा, परंपराओं का मजाक उड़ाया गया और सामाजिक अशांति बढ़ी। विक्टोरियन युग के शिष्टाचार और अनुशासन को पाखंड कहकर खारिज कर दिया गया, लेकिन उसकी जगह जो आई वो अक्सर सिर्फ असभ्यता और दिशाहीनता थी। किताब के अंत में लेखक 20वीं सदी के एक और चलन पर टिप्पणी करते हैं, पर्सनैलिटी कल्ट, यानी व्यक्ति पूजा और प्रसिद्धि का बदलता स्वभाव। उन्होंने लिखा कि उस दौर में मशहूर होना जितना आसान हो गया था, गुमनाम होना भी उतना ही आसान था। हाँ, और ये विचार आज के समय में और भी ज्यादा प्रासंगिक हो गया है। लेखक तो उस दौर की बात कर रहे थे जब रेडियो और अखबार होते थे। जरा सोचिए, आज की दुनिया में जहां टेलीविजन, इंटरनेट और सोशल मीडिया ने इस दिखावे को एक बिल्कुल नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, जहां कोई भी 15 मिनट के लिए मशहूर हो सकता है, वहां इस सार्वजनिक दिखावे और पल पल बदलती प्रसिद्धि के सामने गहरा ज्ञान, सच्ची कला और ठोस चरित्र का वास्तविक मूल्य क्या रह जाता है? यही सवाल लेखक हमारे लिए छोड़ जाते हैं, और शायद यही इस पूरी सदी की कहानी का सबसे बड़ा सवाल है।